हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द फीडबैक शो विद फहीम, जहां होती है रियल बात रियल लोगों के साथ जो शेयर करते हैं हमसे अपनी राय पार्क 7 के उन शोज के बारे में जो हमने आपके लिए बनाए। ये शोज ना हमें सिर्फ एंटरटेन करते हैं बल्कि इंस्पायर करते हैं, सोचने का तरीका बदलते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कुछ कर दिखाने के लिए। आज हम बात करेंगे दो शोज के बारे में जो है हवा की बेटी और सखी सहेली। दोनों विमेन सेंटर्ड शोज हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि औरत के बिना तो वैसे ही जिंदगी अधूरी सी लगती है। खैर बात ये सच है क्योंकि ये ज़र्फ खुदा ने सिर्फ औरत को दिया है कि एक वक्त में उसके जिस्म में दो दिल धड़क रहे होते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं हम अपने पहले शो पे जो है हवा की बेटी। रास्ते मुश्किल पर इरादे मजबूत थी, दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत, अपनी कमजोरी को रुकावट न बनाया, थामा हाथ खुदा ने मेरा और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया। एस्टर ने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया है। आज बतौर वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स कराची में अपनी खिदमात को लेकर चल रही है। एस्टर एक 18 ग्रेड की ऑफिसर भी है और इन सब कामयाबियों के लिए वो खुदा को जलाल देती है। हवा की बेटी ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि उन खवातीन की कहानियां हैं जो कभी हार नहीं मानती। तो नजर डालते हैं इस शो पे। ग्रैब योर चाय एंड कॉफी, सिट डाउन, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। Thank you so much for having me. You're a light for so many. So, out of curiosity, मुझे सबसे पहले आपसे पूछना है कि how was your childhood? When a child is born with disability, तो उसका बचपन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज उसको रेज करने के वेज थोड़े से डिफरेंट हैं। चूँकि मैं अपनी फैमिली में सेकंड ब्लाइंड चाइल्ड हूँ तो मेरे लिए उस तरह से उतनी मुश्किलात इसलिए नहीं हुई कि पहले से पेरेंट्स के पास एक ब्लाइंड चाइल्ड था और मेरे ब्रदर के लिए उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट की हुई थी। जब स्कूल जाती थी बहुत रोती थी कि मुझे वापस घर जाना है। मैंने सुना है कि आपने एक किताब लिखी भी थी। क्या उम्र थी आपकी जब आपने ये खुद किताब लिखी? किससे मदद हासिल की? किसने समझा? पता नहीं मेरे काम कैसे हो जाता है। गॉड इज ऑलवेज देयर विद मी। मैं उस वक्त 10-11 साल की थी जब मैंने अपनी पहली किताब खुद अपने हाथों से लिखी थी। हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी कमजोरी का शिकार है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उन लोगों से सिर्फ सिंपैथी रखते हैं या उनको रिसोर्सेज और मदद भी फराहम करते हैं। चलिए सुनते हैं हमारी आवाम की अनफिल्टर्ड राय। अगर एक अलग की तरफ से एक आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो गया इस तरह तो आप उसके लिए स्ट्रगल करें। तो मैं यही कहूँगा कि भाई उनको प्रमोट करने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। जो अमीर घराने में बच्चे पैदा होते हैं उनका तो देखभाल बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर चीज़ है कि खुदा ने किया है इसे और उसको ऐसे ही फिर फेंक देते हैं। सो ऐसे नहीं है। इसमें रिलीजियस जो है हमारे लोग हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो गांव इलाकों में स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं सबसे पहले तो उनको सुनने को मिलता है उनके पेरेंट्स को कि जरूर तुम्हारा ही कोई गुनाह होगा जिसकी वजह से तुम्हारे घर में ये पैदा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी खुद किसी गाँव से आया हूँ। वहाँ पे हमारे पास एक स्कूल होता था, मतलब अंधों का, तो उनको वहाँ पे पढ़ाते थे और बिल्कुल तरीके से। वहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल था। बहुत से इदारे हैं काम करते हैं और अगर जिनको नहीं भी पता तो ये वीडियो के ज़रिए उनको पहुँचाएँ, नज़ारों तक पहुँचाएँ बच्चों को, ताकि उनको कुछ जीने में थोड़ा आसानी हो। अवाम की राय फीडबैक शो की जान है और इसी से हमें पता चलता है कि हमारी अवाम क्या सोचती है। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि 2025 के एक सर्वे के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में कुल 244 स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स मौजूद हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए और बताइए कि क्या ये तादाद सही है या कम है। खैर वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं। अपनी राय आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए तो आइए मिलते हैं इस शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर से जो है नैना मल। जी तो नैना कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ फहीम, आप कैसे हैं? भाई बहुत ही डिफरेंट किस्म का इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया। तो क्या मकसद क्या था इस शो को बनाने का और खवातीन की कहानियों को मंजर आम पर लेकर आने का?
फ़हीम, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसी ख़वातीन की कहानियाँ टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए दूसरी ख़वातीन को घर बैठे जो देख रही हैं उनको इनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन और उनकी हौसला अफजाई हम इन स्टोरीज़ के थ्रू बढ़ा सकें। और मेरे ख़्याल में कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट 48% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है, तो बहुत ही ज़रूरी है, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी, तो क्यों ना हम इन ख़वातीन को ऐसी कहानियाँ दें जिनसे उनका ईमान, उनके अंदर जज्बा, उनके अंदर हिम्मत, उनका अपना फोकस और इंस्पिरेशन, उनको तरह तरह की कहानियों से, इन ख़वातीन की ज़िंदगियों से हम दे सकें। अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत किस्म का आइडिया है आप लोगों का। तो मुझे ये बताइए कि जाहिर है हर शो को जब आप बना रहे होते हैं कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई ऐसा काम आता है, कोई ना कोई ऐसा टाइम आ जाता है जो बड़ा ही अनफॉरगेटेबल किस्म का होता है। तो जब आप लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे, कोई टाइम आया कि जब आपको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मोमेंट वो हमसे शेयर करें ताकि हमारी ऑडियंस भी सुने एंड दे मे एंजॉय टू? जी, when you were asking this question I was smiling क्योंकि एक शो बनाने में जो फाइनल प्रोडक्ट दिखता है वो ऐसा लगता है कि बस ऐसे किसी ने छड़ी हिलाई जादू की और वो शो बन गया, टेलीविजन पर दिख गया, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम थी, हमारी इनक्रेडिबल टीम थी जो हमारी अपनी पाक 7 की टीम है, और दे डिड अ वंडरफुल जॉब इन लाइनिंग अप टैलेंट। हमारे मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से ख़वातीन आई थी और दे आर वेरी बिजी लेडीज़, उनका स्केड्यूल लाइन अप करना, उनको यहाँ पे होस्ट करना और सेट तक पहुँचाना, इट वाज क्वाइट अ चैलेंज, लेकिन आवर टीम इज़ प्रोफेशनल एंड एक्सीलेंट, दे डिड अ वंडरफुल जॉब। और शूट के अपने चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जब हम शूट करते हैं तो लाइट्स की हीट और अक्सर स्टूडियो काफ़ी गर्म हो जाता है और सेट पे जो लेडीज़ हैं उनका मेकअप मेल्ट होना शुरू हो जाता है, सो वी कॉन्स्टेंटली हैड बिग challenges, small challenges, but again I think जब खुदा इन कंट्रोल होता है और जब हम एक ऐसी टीम के साथ काम करते हैं जिनका फोकस होता है एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना और विजन को एग्जीक्यूट करना, तो आई थिंक nothing is a huge problem, and as I look back I give thanks to God कि ये जो एक फाइनल प्रोडक्ट है इसमें वाकई ही बहुत ही मज़ेदार एक शो बना है जिसके थ्रू हम मिलियंस ऑफ ख़वातीन को इंस्पायर कर सकते हैं। I'm sure and you have done it। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल अपने मकसद को प्रॉपर्ली अचीव किया है, मगर अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों से? एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी हैं, जब हमने बहुत एफर्ट करके एक विजन के बेस पर इस शो को बनाया तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्क्रीन से लेके ऑडियंस के दिल तक वो कहानी असर करे, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, और हम चाह रहे हैं कि इन ख़वातीन की स्टोरीज़ के थ्रू लाखों ख़वातीन की ज़िंदगी में चेंज आए, उम्मीद आए, एक नई स्ट्रेंथ आए, और बहुत ही एक्साइटेड है हम टू सी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है उन ख़वातीन में जो इस प्रोग्राम को व्यू करती हैं, और जो हमारी लेडीज़ इस टीम का हिस्सा बनी शूट में, जिनकी स्टोरीज़ को हमने कवर किया, वेयर सो थ्रिल्ड एंड सो एक्साइटेड कि खुदा उनकी ज़िंदगियों में किस तरह से काम कर रहा है, और हमारी यही बिग होप है कि इस कंटेंट के थ्रू जिस भी घर में जो भी ख़वातीन ये देखे उनकी ज़िंदगी में खुदा एक बड़ा काम करे और उनको अपनी वर्थ की, अपनी अहमियत का एहसास हो कि खुदा की नज़र में वो कितनी ही कीमती हैं। बेहतरीन भाई, थैंक यू सो मच नैना फॉर गिविंग अस दीज ब्यूटीफुल इनसाइट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस मकसद को आपने जिस तरह से एलैबोरेट किया और बताया कि क्या आप लोग चाहते हैं कि लोग सीखें इससे और क्या करें। आई एम रियली ग्लैड, और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मेरी पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम की आप लोगों के साथ दुआएं हैं कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हों और खुदा आप लोगों को बेहतरीन किस्म के और अपॉर्चुनिटीज़ दे और लोगों से मिलाए जिन लोगों की स्टोरी से हम लोग इंस्पायर हों। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स। तो ये था इस शो को बनाने का असली मकसद। अब चलते हैं और सुनते हैं उन लोगों की बात जिनकी जिंदगियों को हवा की बेटी की इंस्पायरिंग स्टोरीज ने वाकई टच किया। थोड़े टाइम पहले मेरे पास एक लिंक आया, हमारे ये ब्लाइंड कम्युनिटी का ग्रुप है, उसमें मेरे पास एक लिंक आया। जब मैंने उस लिंक को ओपन किया तो सिस्टर एस्टर जेम्स अपना इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि वो 18 ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब है उनकी, और वो एज अ प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और क्योंकि मैं भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैंने 4 साल का डिप्लोमा किया है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से, और आगे भी मैं अपना
म्यूज़िक ही कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो मुझे इस एपिसोड को देखकर बहुत ही मोटिवेशन मिली कि मुझे अपनी वीकनेस पर नहीं बल्कि अपनी खूबियों पर गौर करना है। और मैं ये चाहूँगी कि आने वाले वक्तों में मैं अभी से अपने बच्चों को मोटिवेट करूँ कि आपने भी स्पोर्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ताकि हम कभी भी किसी भी मोड़ पर जो है किसी से पीछे ना रहें। जैसे खुदा ने हमें ताकत दी है, हम इसी जलाल में बढ़ते जाएं। आई होप कि आपको नजर आ ही गया होगा कि यह शो किस तरह से लोगों को इंस्पायर कर रहा है। इस शो का एक और बड़ा दिलचस्प सेगमेंट है, वो है ब्यूटी कॉर्नर, जहां यह बताया जाता है कि आउटर लुक की एक अपनी अहमियत तो है ही, मगर हमेशा अंदर की क्वालिटीज की खूबसूरती की बात ही कुछ और होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शो की जानिब, जहां उन टफ टॉपिक्स के ऊपर बात होती है जो हम आम तौर पे मुआशरे की वजह से डिस्कस भी नहीं करते। मेरी सहेली की शादी एक ऐसे मतलब परस्त खानदान में हुई जो बहुत सा जहेज लेने के उम्मीदवार थे। गरीब होने के बावजूद मेरी सहेली के वालिद ने जो कुछ उनसे हो सकता था किया, ताकि उनकी बेटी का घर आबाद हो जाए। मगर सिर्फ एक बाइक की कमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका शौहर शादी के कुछ वक्त बाद से ही उसको मारता था। जब भी वो सुबह काम पर जाते हुए अपनी पुरानी बाइक को देखता तो उसको गालियां देता और वापस आने के बाद भी झगड़ा करता, ताकि वो अपने वालिद को नई बाइक लेने पर मजबूर करे। मेरी सहेली अपनी वालिद की मजबूरी को जानती थी, इसलिए वो उनसे भी इस बात का जिक्र नहीं करती थी। आखिरकार उससे इस मामले से आज़ाद होने के लिए अपनी जान ले ली और खुदकुशी कर ली। मैं इस वाक़ये के बाद बहुत डर गई हूँ और परेशान हूँ कि कहीं मेरा भी मुस्तकबिल ऐसा ही ना हो। आपकी सखी सहेली। जहेज एक लानत है और आप सब ये जानते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात की वजह से कोई अपनी जान ले लेता है तो मेरे ख्याल में इस लानत को दूर कर देना चाहिए। और ऐसे ही कई सवाल हमने इस शो में आप लोगों के सामने शेयर किए हैं, ताकि आप भी इनके जवाब दे सकें, आप भी सोच सकें और हमें बता सकें कि क्या ऐसी लानतों को दुनिया भर में होना चाहिए कि नहीं। खैर, चलते हैं और देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। जहाँ पे ज़हनी मरीज़ लोग रहते होंगे तो लड़कियां वहाँ पे खुदकुशी करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खुदकुशी हल नहीं है। हम सिर्फ जहेज़ की बात कर रहे हैं, ये शादी के बाद वाला भी सिलसिला हो जाता है कि लड़की कोई भी त्यौहार आ रहा है, घर से पैसे मंगवा रहे हैं, उसके कपड़े आ रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ट्रेन करें लोगों को। बोला जाता है कि बिब्लिकली फ़ीमेल को यानी डाइवोर्स परमिट नहीं है, लेकिन अगर हम क्रिश्चियन लॉ देखें, क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट वो परमिट करता है कि आप, वो भी लॉ बाइबल से ही ड्राइव्ड है कि अगर इस तरह की बात हो रही है कि मेल के लिए सिर्फ एक ग्राउंड है कि अगर बीवी ज़नाकार है तो वो डाइवोर्स ले सकता है, लेकिन अगर फीमेल है तो उसके पास और भी राइट्स हैं, जैसे कि इम्पोटेंसी है, मियाँ बीवी दोनों में से कोई अगर भांज है और वो चाह रहे हैं कि आगे कंटिन्यू नहीं करें तो वो डिवोर्स ले सकता है। सो यहाँ पर मैं अपनी सखी को ये कहना चाहूँगी कि अज़दवाजी ज़िंदगी खुदावंद ने खूबसूरत रिश्ता बनाया। अगर आप बहुत सारा जहेज़ लेके गई हैं, बहुत महंगे बेडरूम में आप हैं, सारा सामान आपके पास है और अज़दवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी नहीं है, एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं है, तो अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। जैसे बाइबल मुक़द्दस में वाइज़ की किताब में लिखा है कि तेरी डोरी में कायम रहे। जैसे जोड़े खुदावंद में कायम रहेंगे तो वो एक दूसरे के साथ कायम रहेंगे, एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, ना कि जहेज़ की वजह से। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से जा मिला रहेगा। हमारे यहाँ उल्टा रिवाज है, वो और बात है, मगर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाप पर या हस्बैंड पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम सारी की सारी जिम्मेदारी औरत को दे देते हैं। जहेज़ वो लेकर आए, बच्चे वो पैदा करेगी, घर को देखेगी वो, और फिर जब बात नहीं बन पाएगी तो उसको काम भी करना पड़ेगा। मतलब इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हम सखी सहेली में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही सवाल हमने अपनी आवाम से किए, सुनते हैं उनकी राय।
ऑनेस्टली अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जहेज लेकर आएंगे तो शादी मत करना, सीधी सी बात, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग में जब आपके साथ इतना वो कर रहे हैं तो पता नहीं बाद में क्या करेंगे। बेटी हो या बेटा हो, उसको शऊर देना चाहिए। हम अगर किसी से जहेज मांगेंगे तो हमारी बेटी कोई होगी तो हमसे भी कोई जहेज मांगेगा। आजकल हमारा फैमिली का जो माहौल है वो इसी तरह है लोगों का कि यार हमारी बच्ची को बातें सुनने को मिलेंगी, हम ये सब चीज़ें नहीं देंगे। एक जूते की जोड़े में भी शादी हो जाए ना, यही सबसे बेस्ट। जहेज की जगह कैश बच्ची को दे दो तो वो उसके काम आ जाता है। आई डोंट थिंक इट शुड बी इन अ वे कि जहेज होना चाहिए या एक मैंडेटरी कोई चीज़ के शादी लड़की के साथ आना ही चाहिए। ऐसे होता है कि अगर कोई अफोर्डिंग है, वो एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो वो दे दे। अब जो फ्यूचर में जो आ रही हैं फैमिलीज, जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं, वो लोग अब इस रवाज को खत्म कर रहे हैं। शादी जैसा रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, और मजबूती खुदावंद की तरफ से होती है, मतलब उसके कलाम की तरफ से होती है। तो आइए देखते हैं इस शो में अगला टॉपिक क्या डिस्कस हुआ है। मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। मेरे वालिदैन बेटी के ख्वाहिशमंद थे, मगर ये खुशी तो उनकी किस्मत में थी ही नहीं। मेरे पैदा होते ही घर में मातम का माहौल छा गया था। मैं अपनी पैदाइश के वक्त से ही अपने वालिदैन पर बोझ की तरह थी, ख़ास तौर पर अपनी माँ के लिए, जिसको सिर्फ मेरी वजह से ज़हनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। मैं तो एक बेटे की तरह अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन मेरे ख़ानदान को सिर्फ मेरी सिन्फ इस काम के लिए नाअहल लगती है। क्या ख़ानदान सिर्फ बेटे के होने से ही मुकम्मल होता है? और क्या बेटे के होने से ही बेटियों की कदर होती है? मेरा जवाब तो मेरी कहानी से ही जाहिर है। आपकी सखी सहेली। खलील जिब्रान कहते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। योर सन्स एंड डॉटर्स आर द लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। जिंदगी की अपने आप को सस्टेन करने की ख्वाहिश, और उसके ऊपर आप औलाद, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, क्या फर्क पड़ता है? जब मेरी 2 बेटियां होगी ना, तो उसके बाद मेरी जो थी मेरी लॉज में, उनने मुझे कहा कि अगर आगे बेटी होगी ना तो आप, मतलब हमारे थे रिलेटिव्स जिनकी बच्चे नहीं होते, कहते उनको दे देना। मैंने कहा कि मेरे लिए तो हेल्दी बेबी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। मैं ये इस बात तो सोच भी नहीं सकती कि वो लड़की होगी तो मैं किसी को दे दूँ। तो मैं दुआ करना शुरू हो गई कि नहीं लड़का हो। और इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है कल्चर में कि जी बेटी हुई है और मतलब किसी को दे दो। गुलजार ने एक ड्रामा लिखा है मिर्ज़ा गालिब। तो एक बार उनके दोस्त लाला थे, उनकी यहाँ बिल्ली ने बच्चे दिए, तो वो एक जो खुश रंग था और जो खुश शक्ल बच्चा था वो गालिब को दे देते हैं। तो गालिब के एक दोस्त आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये कि आपने बिल्ली के बच्चे पालना शुरू कर दिए? तो गालिब कहते हैं कि हमसे कोई औलाद बांटे तो कैसे मना करते हैं। भाई औलाद औलाद होती है, और औलाद चाहे बेटी हो बेटा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक फैमिली को मैं जानती हूँ कि जब उनकी तीसरी बेटी हुई ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बेटी हो रही है तो बेटा नहीं है। फिर उन्होंने एक और, मतलब जब बेबी पैदा किया तो वो भी बेटी थी। इस तरह करते करते 5 बेटियां उनकी हो गई। आप यकीन करें कि मैं काफ़ी देर बाद, कोई 4-5 साल बाद, जब मैं उस फैमिली को मिली जिनकी बेटियां हुई थी, तो वो एक दिन बड़े फ़ख्र से बता रहे, कहते हैं कि ना ये वाली जो मेरी बेटी है ना, 4थे नंबर वाली, इसने तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी, उसके फादर बता रहे हैं कि गाड़ी आगे पीछे करना शुरू की, और मुझे पूछा नहीं तो इसी तरह इसने ड्राइव करना शुरू कर दी। तो एक दिन इसकी फूफो की तबीयत ख़राब हो गई, तो हम कोई भी घर में नहीं थे, तो उसी ने गाड़ी में उन्हें डाला और फौरी से वो हॉस्पिटल ले गई। और हम कहते हैं कि आज ये ना होती तो शायद उनकी डेथ हो जाती। तो मुझे वो टाइम याद आया कि जब ये लोग परेशान थे कि बेटियां हो रही हैं। तो देखो कि हर चीज़ में खुदावंद की कोई मर्जी है। अगर वो आपको, मे बी वो आपको बेटे दे रहा है, तो बेटे भी शायद उस तरह डिलीवर ना कर पाए जो बेटियां कर देती हैं। और एक ख़ानदान की 5 बेटियां हैं जिस तरह इन्होंने बताया, मगर एक और ख़ानदान की 5 बेटियां हैं और पाँचों की पाँचों CSS ऑफिसर्स हैं। इससे बढ़कर क्या चीज़ होगी? What else do you want? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है कि लड़का और लड़की, बेबी अगर या बाबा हो गया तो
किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे, किससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, कौन हमारे नाम को चलाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। बहुत अफसोस है। जहाँ बेटों के होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, वहाँ बेटियों के पैदा होने पर हमें खुशी क्यों नहीं होती? ऐसे ही सवाल हमने अपनी आवाम से किए, सुनते हैं उनकी राय। फर्क तो ऑब्वियसली रहेगा ना लड़के लड़की में, क्यों? क्योंकि आपके वहाँ कंट्री में लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है ना। स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली ओवरकम हो चुका है, ये टॉपिक नहीं एग्जिस्ट करती। अभी भी जो है, अगर किसी की 3 बेटियां हैं और बेटा नहीं है तो चाहत बेटे की होती है। घर में बेटा पैदा हो जाए तो फख्र महसूस करते हैं, और बेटी हो जाए तो उनको लगता है आपने पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं, लेकिन गलत सोच है। बेटी पैदा हुई है तो ये उनके कोई अच्छे ही नेक काम कर लिए होंगे उन्होंने, कोई गलती से, तो इसलिए बेटी हुई है, वरना बेटे होने पे कोई इतना फख्र बनता नहीं है। वैसे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों पे भी जो है ना वो थोड़ा भरोसा करें, क्योंकि बेटियां जो है ना वो माँ बाप को बहुत करती हैं। मेरे घर में तो मैंने नहीं देखा कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क मेरे माँ बाप ने किया हो। अब आजकल के ज़माने में तो लड़के लड़के सब बराबर ही हैं, बल्कि लड़कियाँ उससे ज़्यादा शार्प हैं। अगर आप टीचर है ना, तो आपको ये मालूम होगा कि लड़कियां घर पे सफाई वगैरह भी करने के बाद, माँ बाप का कहना मानने के बाद भी अव्वल नंबर ले ही आती हैं। उनको कोई मसला नहीं होता। लड़के के पास थोड़ा सा अगर उनको भेज दो ना ये ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, तो भाई वो कहते हैं मैं अब बाहर के काम करूं या पढ़ूं। तो मेरे ख्याल में लड़की लड़के में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लड़कियां इस मामले में जिस तरह से कहा ना हमारी आवाम ने कि इस तरह शार्प होती हैं, बल्कि ज़्यादा ही शार्प होती हैं, और लिटरली ऐसा होता है। वो अपनी स्टडीज़ को और अपने माँ बाप की केयर को और गृहस्थी को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं और संभाल सकती हैं। मगर खैर, दैट्स अप टू द पीपल टू डिसाइड कि क्या है। और अगर आपकी अपनी भी राय है कोई, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। हाय हिना, क्या हाल है? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm good। भाई इतना इंटेंस शो, इतने ख़तरनाक और इतने टफ किस्म के क्वेश्चंस, इतने इमोशनल और सेंटिमेंटल किस्म के क्वेश्चंस जिनके आप लोग जवाब देते हैं। आई एम श्योर इस प्रोग्राम का मकसद भी बड़ा है और इसमें चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे। पर्पस इसका यही था कि जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सखी सहेली है और खवातीन का एक शो है जिसमें उनके राइट्स के बारे में बात की जाती है, उनकी कल्चर में रहने की क्या वैल्यू है उसको हाईलाइट किया जाता है। तो उसको बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि औरत जो है वो झांसी की रानी बन जाए और बस बगावत के उतर आए। फिर ये था कि पॉजिटिव मैसेज का ये था कि किस तरह की औरत जो है अपने आप को इस कल्चर में मनवा सकती है। तो जाहिर है कोई चैलेंजेस भी आए होंगे, कोई प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, तो प्लीज वो भी हमसे शेयर करें। बिल्कुल, हर काम के लिए कोई चैलेंज का फेस करना पड़ता है और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया होगा, इमोशनल सिनेरियो। हमारे पास एक एक्सपर्ट आई थी जो कि बात कर रही थी इंडिपेंडेंट वुमन पे, और वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए रो पड़ी कि किस तरह से उन्होंने जब घर से पहला कदम निकाला तो उनके लिए क्या मुश्किल था, क्या उनको फील हो रहा था कि कल्चर क्या है। तो काफी सीन है। और जब आपने देखा होगा एक अवाम की राय, उसमें हमें थोड़ा सा चैलेंज ये फेस करना पड़ा कि हम बात कर रहे थे खवातीन के हकूक पे, लेकिन खवातीन खुद ही जवाब देना पसंद नहीं कर रही थी। वो डरे नहीं हम कैमरा में आ जाएंगे, नहीं हम नहीं बात कर सकते। और बहुत से मर्द हजरात हैं, उन्होंने जवाब दिए, बहुत अच्छे जवाब दिए। और मैं बहुत खुश हुई इस चीज को देख के कि हमारे कल्चर में जो मर्द हजरात हैं वो इस तरह से पॉजिटिव भी सोचते हैं कि नहीं है कि सारे एक ही जैसा सोचते हैं। और प्रोडक्शन के टाइम पे भी कोई खास चैलेंजेस तो फेस नहीं करने पड़े, लेकिन क्योंकि सब का टाइम बहुत कीमती था तो जो एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी थी वो लेना मुश्किल था। रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि बस प्लीज आ जाए। सही। तो क्या अभी लगता है आपको कि इस शो की वजह से, जैसे आपने फरमाया कि लोग जो खवातीन थी वही अपने मसाइल के ऊपर बात नहीं थी करना चाह रही, तो आपको लगता है कि अभी बदलाव आएगा आपके शो की तवस्सुत से और लोग स्पेशली फीमेल्स अपने हक के लिए बात करने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल बदलाव आएगा, नहीं बदलाव आ रहा है। तो वही हमने सीजन 3 तक उसको बनाया और लोगों का पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलता रहा कि रियली ये एक अच्छा शो है। और जो औरत शायद कभी बाहर निकली नहीं और घर में वो अपने सोचों का बोझ बनाती रही कि पता नहीं क्या हो गया मेरी लाइफ खत्म हो गई है,
उसको घर बैठे इस एपिसोड से किसी एक एपिसोड ने इतना इंस्पायर किया कि उसने सोचा कि यस मैं घर बैठ के ये भी काम कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं जॉब करूँ, मैं घर में कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह की मोटिवेशन काफी हमें स्टोरीज भी मिली लोगों की। आई एम श्योर आपका जैसा मकसद है उससे बदलाव भी आ रहा है और आएगा भी, मजीद आएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और इसी तरह के प्रोग्राम्स हमारे लिए और भी इसी तरह के बहुत सारे और टॉपिक्स भी लाते रहे। आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई प्रे फॉर द एंटायर टीम। एक पॉजिटिव सोच और बेहतरीन इनिशिएटिव से बनते हैं सखी सहेली जैसे शो। अब देखते हैं ये लोगों के लिए कितना मुफीद रहा। जो टॉपिक मैंने देखा था उसमें मैंने अपने करियर के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपनी करियर काउंसलिंग जो है मुझे बहुत सारी एडवाइजेस मिली। अब मेरे पास अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये शो मुझे मोस्टली इसलिए ज़्यादा पसंद है कि इस शो में औरतों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जिससे मतलब मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में चेंजिंग की है और मैं इतना इंकरेज हुई हूँ कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ और मेरे अगर आसपास कुछ हो रहा हो तो मैं चाहती हूँ मैं खामोश ना रहूँ। सखी सहेली एक टॉक शो नहीं है सिर्फ, बल्कि हमारे मुआशरे का आईना है। एक स्टेज है जहां चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और सिंगल पेरेंटिंग जैसे सेंसिटिव इश्यूज को खुलकर बताया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये लोगों के प्रॉब्लम्स और इन इश्यूज को सिर्फ हाईलाइट नहीं करता, बल्कि उनके सॉल्यूशंस बताता है, लोगों को गाइडेंस भी देता है। शुक्रिया कि आपने हमारे साथ यह सफर तय किया, अपनी आवाज हम तक पहुंचाई। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए चेहरों के साथ, नए शोज के साथ। याद रखिए कि आपका नजरिया भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स और मैसेजेस का इंतजार रहेगा। मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए विजिट करें पाक 7। अगली एपिसोड में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।